मैंने आपको बताया था कि एटम्स हैव अ प्रॉपर्टी टू शो लाइन स्पेक्ट्रम, तो अपन ऐसे करते हैं, बोर स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो अपन को पता है एटम शोज लाइन स्पेक्ट्रम, so we can say that so atom shows line emission spectrum, ठीक है, emission spectrum। तो अपन ठीक है लिख लेते हैं भाई, एटम शोज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, वो कैसे होगा चलो देखते हैं। वे एटम से कैसे अपन ने लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम लिखा होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी व्हाट विल हैपन, सर मतलब लाइन स्पेक्ट्रम वही ना जिसमें दो लाइट्स के बीच में थोड़ा सा डार्क डार्क कलर थिन होता लेयर है, है। बिल्कुल, मतलब एंडिंग ऑफ कलर और स्टार्टिंग ऑफ कलर अपन बता सकते हैं, उसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो बोर ने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब ले लिया, बोर ने क्या किया, एक बड़ा सा ग्लास ट्यूब ले लिया, और ग्लास ट्यूब को पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोड ऐसे बैटरी से अटैच कर दिया, ऐसे उसने बैटरी से अटैच कर दिया, नेगेटिव और पोटेंशियल, नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड, दिस इज अ ग्लास ट्यूब। फिर उसने इसमें हाइड्रोजन गैस, सो H2 गैस एट लो प्रेशर। अपन को पता है अगर आप H2 गैस एट लो प्रेशर कहोगे तो 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर लिखने वाले, इतना प्रेशर होता है गैस का, दैट इज कॉल्ड द गैस एट लो प्रेशर। अभी व्हाट इज हैपनिंग कि पहले क्या होगा, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपन को पता है कि देखो भाई अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करोगे, है ना, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपने चार्ज को अप्लाई किया, डिफरेंस ऑफ हाई वोल्टेज, तो उसमें अच्छा खासा वोल्टेज अपन यूज करेंगे। तो अगर हाई वोल्टेज यूज करोगे तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा ना, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम, एंड दिस हाइड्रोजन एटम विल गेट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। when the voltage is switched off, when the voltage, है ना, voltage is switched off, ठीक है ना, जब अपन ने वोल्टेज को बंद किया, कट ऑफ, इज कट ऑफ लिख लो अपन, कट ऑफ, तो जब अपन वोल्टेज को कट ऑफ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन, जो इसमें हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था ना, तो अपन को एक बात पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं अपन, तो अपन को पता है भाई ग्राउंड स्टेट होता है जो फर्स्ट बोर शेल ऑर्बिट। 1 होता है ना, दैट विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे शेल होता है ना, ऐसे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब अपन ने इसको एनर्जी दी होगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां गया होगा या यहां चला गया होगा, क्योंकि अपन यहाँ पर एक हाइड्रोजन थोड़ी लेने वाले, अपन तो 1 मोल हाइड्रोजन लेने वाले हैं। कितना हाइड्रोजन लेने वाले हैं अपन, 1 मोल हाइड्रोजन लेने वाले हैं। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे, एक मॉलिक्यूल थोड़ी ब्रेक होने वाला है, वहां तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाले हैं। तो किसी में हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन एटम में सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन गया होगा, फिर वो वापस रिटर्न हो रहा होगा, किसी में थर्ड शेल में गया होगा, वो रिटर्न हो रहा होगा, किसी में फोर्थ शेल में गया होगा, किसी में 10th शेल में गया होगा, किसी में 18th शेल में गया होगा, क्योंकि अपन n को एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बिकॉज एटम का राइट साइज कोई फिक्स नहीं होता, राइट। तो ग्राउंड स्टेट होता है, द ग्राउंड स्टेट अपन, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ग्राउंड स्टेट अपन बोलते हैं फर्स्ट सेल को, अपन फर्स्ट लेवल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, अपन बोलते हैं फर्स्ट लेवल जो होता है ना, n = 1,
मतलब जो ग्राउंड स्टेट होता है वो फर्स्ट लेवल होता है, जो यहाँ पर जैसे 1 2 शेल है ना, सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट शेल को अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां रिटर्न करेंगे। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा हायर शेल्स में, किसी में फर्स्ट शेल में, किसी में सेकंड शेल में, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। भाई वापस आएगा, अगर इसमें ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आयनाइज हो गए होंगे, वापस नहीं आने वाले। बट ऑब्वियसली बात है, अगर अपन वोल्टेज को कट ऑफ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो वापस आ रहे थे तो जो एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की थी वो एनर्जी वो एमिट करेंगे। अब ये ग्लास ट्यूब है तो अपन कहेंगे एनर्जी इमिटेड। तो इसमें इमिटेड एनर्जी हो गई भाई अपने पास, ये एनर्जी इमिटेड हो गई। अब ये जो एनर्जी इमिट हो रही है इसको अपन पास कर लेते हैं ग्लास एक स्लिट से। आपने स्लिट से इसलिए पास किया ताकि आपको एक बीम ऑफ लाइट मिल जाए, ऐसे स्ट्रेट लाइट मिल जाए, क्योंकि बाकी सब यहाँ टकरा जाएंगे, यहाँ टकरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इमिटेड रे बहुत सारे निकल रहे थे, लेकिन हमने एक थिन बीम ऑफ लाइट बना। वो जो थिन बीम ऑफ लाइट यहाँ पर स्लिट से बनके, ये थिन बीम ऑफ लाइट है, इसको अपन पास करते हैं प्रिज्म से। यहाँ पर आपने प्रिज्म रखा हुआ है जो थिन बीम ऑफ लाइट से पास करेगा, ये थिन बीम ऑफ लाइट इस प्रिज्म से पास करेगा। अब ये थिन बीम ऑफ लाइट जो प्रिज्म से पास करेगा, थिन बीम ऑफ लाइट जो प्रिज्म से पास करेगा, वो लाइट यहां से प्रिज्म से पास करने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे ऐसे पास करने के बाद काफी सारे लाइट्स में ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट पे अपन ने ऑब्जर्व किया, तो ये लाइट फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे ऑब्जर्व किया अपन ने, तो ये यहाँ ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ये यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे अपन को कुछ लाइट्स ऐसे मिल गए। अब बोर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ये है क्या, क्योंकि उसको मतलब ऐसे लाइट्स दिख रहे थे, लेकिन वो ही वाज कंफ्यूज्ड कि मतलब ये चल क्या रहा है। व्हाई इट इज सो, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम नहीं था। अगर स्पेक्ट्रम होता तो कलर्स कंटिन्यूअस होते, मतलब यहां पर एंडिंग स्टार्टिंग अपन को दिखता। फिर उसे ना पूरा एक बीम ऑफ लाइट दिख रहा है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, क्योंकि दोनों कलर के बीच में, दोनों एक ये जो लाइंस हैं इनके बीच में डार्क था, डार्कनेस था, एंड एटम हैज अ प्रॉपर्टी टू शो दैट लाइन स्पेक्ट्रम। सो ही वाज कंफ्यूज्ड कि यार हमने तो स्पेक्ट्रम आज तक देखा हुआ है, वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये तो बड़ा अजीब सही आ रहा है। तो these different lines are discovered by different scientists. So the first line is discovered by Lyman. The second line is discovered by Balmer. The third line is discovered by Paschen. The fourth line is discovered by Brackett. The fifth line is discovered by, we'll say that, Fund. And the last line में से बहुत दिन बाद ही वो डिस्कवर हुआ था। अपन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा कि जनरली वो क्वेश्चन नहीं देते उससे। दैट इज अ हम्फ्री लाइन। तो ये डिफरेंट लाइन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपन को डिस्कवर करके बताया। फिर इसको एक और मतलब रेडबर्ग और रिट्ज ने इनके वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, रेडबर्ग एंड विट्स। और एक और बात था, ये लाइंस जो है जो बोर ने डिस्कवर किया था, these lines are not visible, all lines are not visible। बोर को सिर्फ एक ही लाइन दिख रहा था और वो बाल्मर लाइन था, क्योंकि वो विजिबल रीजन में था, विजिबल रीजन में एक ही लाइन था। तो बोर सिर्फ एक ही लाइन को दिखा सकता था अपन को कि वो विजिबल रीजन में, बिकॉज बाल्मर लाइंस ही विजिबल रीजन में आ रहे थे। लाइमन लाइन जो था वो अल्ट्रावायलेट रीजन में था, whereas ये तीन जो ये चारों ही अपन कहेंगे दे आर इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में चारों लाइन थे। सो दिस इसका मतलब है जो विजिबल रीजन में होगा मैं सिर्फ उन्हीं लाइंस को देख सकता हूं, सभी लाइंस को नहीं देख सकते, क्योंकि यूवी रेडिएशन तो नहीं देख सकते अपन। Humphrey line that is present in the IR region, that is we can say मतलब
ये भी IR रीजन में, ये भी IR, ये भी IR, और ये फार IR बोल सकते हैं। फार IR मैंने आपको बताया था कि जो विजिबल के पास होगा वो नियर IR, फिर अपन उसे IR बोल सकते हैं, और जो दूर होगा माइक्रोवेव्स के पास होगा उसे अपन फार IR बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। फिर अपन बोल सकते हैं दैट इज रिट्स एंड रेडबर्ग। ठीक है, रिट्स एंड रेडबर्ग has calculated the wavelength of these lines. Has calculated the wavelength of these lines. The wavelength of these lines. Of these lines. So Ritz and Rydberg has calculated the wavelength of these lines, and according to them, to calculate the wavelength of these lines, we are able to write like this. In lines को अगर हमें इनका wavelength calculate करना है by the equation 1 upon lambda. Lambda is a wavelength. RH is a Rydberg constant. Z is a atomic number. 1 upon number for the lower shell minus 1 upon number for the higher shell. इनका स्क्वायर लेना होता है. This is how they have calculated the wavelength of the lines. उन्होंने कहा हम इस इक्वेशन से हम इनका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी का वेवलेंथ. फिर लैम्डा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, RH जो होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट. एंड वी कैन राइट दैट उसका वैल्यू जो है RH 109678 होता है पर सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट याद रखना जरूरी है. फिर Z is atomic number. We know that Z is atomic number here. Z is atomic number. ठीक है, जिस एटम के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू 1 होगा. NL is number for the lower shell in the atom. Number for the lower shell in the atom. And NH is the number for the higher shell. जो NH लिखेंगे अपन वो number for the higher shell in the atom. ये higher shell. ऐसे अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं. सो ही हैज गिवन दिस इक्वेशन, बट इस इक्वेशन को अपन ड्राइव भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें एनर्जी तो पता है सभी शेल्स का. तो इस इक्वेशन को अपन ड्राइव करके भी बता सकते हैं कि ये कैसे आया होगा. उस टाइम उनको नहीं पता था. उस टाइम उन्होंने कहा, उन्होंने अपने रिसर्च वर्क से बताया कि देखो भाई अपन इससे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी नो दैट भाई हमें तो सभी शेल का एनर्जी पता है, मैं वेवलेंथ खुद ही कैलकुलेट करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम. लेकिन वो कैलकुलेशन में अपन को सिर्फ मे बी पॉसिबल कि अपन से RH का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, तो वो कांस्टेंट रहे होंगे, सारे कांस्टेंट से आपने कैलकुलेट किया होगा, अदरवाइज वी कैन राइट दैट. और अपन बोल भी सकते हैं ना भाई, अपने लिखा क्या है, देखो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आपने लिखा है RH इंटू Z स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर. वो N1 N2 भी कर सकते हैं अपन. N1 इज नंबर फॉर द लोअर शेल, N2 इज नंबर फॉर द हायर शेल. अगर मैं दोनों तरफ HC से मल्टीप्लाई कर देता हूं, HC इंटू RH, Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये NL स्क्वायर हो जाएगा, ये NH स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एनर्जी लिख लूंगा. व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस वेवलेंथ. तो अपन लिख सकते हैं भाई HC इंटू RH इंटू Z स्क्वायर, 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर. अपन लिख सकते हैं इससे. तो अपन डायरेक्टली एनर्जी बता सकते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट वेवलेंथ व्हिच इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय द एटम. वापस आते हैं और अपना ये फॉर्मूला अपन चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं. थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन वो पूछेंगे नहीं अपन से कभी. तो मैं आपको सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा, इसलिए कि आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं. हाँ, मुझे पता है आपने क्या बताया हुआ है. मतलब अगर देखा जाए तो दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक, जैसे मान लो अपन लिखेंगे, आप पहले इनको लिख लो, फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज करूंगा. आप इनको लिख लो. इन केसेस में अगर मुझे कुछ बताना पड़ा तो मैं आपको बताऊं. सर एक डाउट. बोलो. सर यहाँ पर हमने NL स्क्वायर माइनस NH स्क्वायर किया सर, तो ये किसी एक पर्टिकुलर जंप के लिए, मतलब सपोज हमने उसे एनर्जी तभी सर तब वो एक शेल
ऊपर चला गया सर, लेकिन अगर वो सर डाउन होगा तभी यही फॉर्मूला यूज होगा। बिल्कुल, अगर चाहे वो इलेक्ट्रॉन जंप करे या ड्रॉप करे, क्योंकि मैं इसको एनर्जी डिफरेंस लिखने वाला हूं कैलकुलेशन में, मैं उसको एनर्जी डिफरेंस बताने वाला हूं। पता दिस इक्वेशन इज जस्ट लाइक दिस। अगर मान लो, एक बात पहले अपन देख लेते हैं, एक बार देखना इस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे। ये जो इक्वेशन अपन को गिवन है ना, मान लो कोई अपने पास दो शेल्स है किसी एटम के, ये लोअर शेल है, इसके लिए एन एल ले लेते हैं, ये हायर शेल, इसके लिए एनएच ले लो। तो अपन कहेंगे इसकी एनर्जी क्या होगी, तो अपन कहेंगे एनएच की एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी -13.6 इंटू एनएच स्क्वायर अपॉन एनएल, दैट इज जेड स्क्वायर लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन एनएच स्क्वायर लिखोगे ना इलेक्ट्रॉन, और ईएल का एनर्जी कितना होगा, तो अपन कहेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एनएल स्क्वायर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में अपन क्या करेंगे, देखो भाई जैसे जैसे शेल से आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हो एनर्जी बढ़ती है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो NH माइनस EL कर लेता हूँ, EH माइनस EL कर लेता हूँ, तो माइनस कर देता हूँ भाई। देखो वी आर गिवन दैट -13.6, ये H की बात कर रहा हूँ मैं, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर H, ये है अपने पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एल स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है दोनों। अब अपन क्या करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो 13.6 इंटू दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन एनएल स्क्वायर, माइनस बाद में इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस हो गया, सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एनएच स्क्वायर। अब इसमें अपन को काफी कुछ कॉमन दिख रहा है, अपन को इसमें काफी कुछ कॉमन दिख रहा है। अपन क्या करेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और लिखते हैं 1 अपॉन एनएल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एनएच स्क्वायर, बस इसको लिख लेंगे पर डेल्टा ही था एनर्जी डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये तो अपन को पहले से पता था कि अगर इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस चेक करूंगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। अब यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा, जब यहां से यहां आएगा तो इमिटेड एनर्जी बोल दूंगा, जब यहां से यहां जाएगा तो एब्जॉर्ब एनर्जी बोल दूंगा। कैलकुलेशन ऐसी भाई, आपने हायर शेल का एनर्जी स्टार्ट लिखा, वाला पार्ट, कौन सा स्टार्ट वाला पार्ट, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो हायर शेल लोअर शेल वाला। ये हायर शेल मतलब किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसमें एक शेल होगा, ये वाला ये वाला ये वाला। तो लोअर शेल का मतलब है कि भाई जो शेल नीचे होगा, जिसका एन का वैल्यू कम होगा, शेल का नंबर कम होगा, और हायर शेल का मतलब हो गया जिसमें शेल का वैल्यू ज्यादा होगा। तो अपन को पता है, देख भाई E1 का एनर्जी कम होता है E3 से, हाइड्रोजन एटम में पता है ना अपन को, ये -13.6, यस सर। -3.4, -1.51, वो सारे अपन ने कैलकुलेट किए हुए यस ना। सर। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे, तो अपन ने क्या किया, हायर शेल का एनर्जी ज्यादा होता है लोअर शेल से, तो हायर शेल माइनस लोअर शेल ले लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा ना, आया। तो ऑटोमेटिकली आ गया ना लोअर शेल और हायर शेल। अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करे तो अपन कहेंगे देख भाई एनर्जी डिफरेंस लिखा है आपने, तो ड्रॉप करेगा तो कहूंगा ये एनर्जी इमिटेड है, और अगर जंप करेगा तो कहूंगा ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। किसी को डाउट है? नो सर। चलो अब सर अपन ड्रॉप और जंप, सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर ड्रॉप या जंप दोनों में, दोनों केस में हम लोग हायर शेल और लोअर शेल को वैसा ही रखेंगे, मतलब हाँ चेंज नहीं करेंगे ना? नहीं, ओके सर। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही शेल का एनर्जी नेगेटिव है ना, मतलब आप डिफरेंस लोगे तो obvious सी बात है हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर वो ड्रॉप होगा तो डेल्टा ही एमिट होगा, जंप करेगा तो उतना एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा। अब किसी को डाउट नहीं। अब ना एक मिनट जरा, अपन जैसे मान लो कि अपन को कभी ऐसे आया कि RH का एक्सप्रेशन बता दो क्या होता है, तो आप लिखने वाले नहीं हो, आप सिर्फ देखोगे, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि मैक्सिमम कैलकुलेशन अपन इससे करेंगे, ये ज्यादा इजी है एनर्जी के लिए।
वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल्स में कन्वर्ट करना मुझे आता है, मैं एनर्जी को hc by लैम्डा लिख के बता देता हूँ 1 by लैम्डा कितना होगा, पक्का ना? तो मैं क्या चाहता हूं कि ये डेरिवेशंस की अपन को उतना जरूरत नहीं होगा, बोलो। Please don't rub it. Nothing, sir. अच्छा कुछ बोल रहा होगा शायद, मैं रब कर दिया मैंने। अच्छा ये फॉर्मूला अपने पास है, मैं इसको हटा दूं 1 मिनट। No, sir. अभी चलो कोई बात नहीं, दोनों तरफ hc से मल्टीप्लाई किया है तो इसको एनर्जी लिख दिया बस, और ये फॉर्मूला लिखा था, Yes, sir. लिख लो आप। सर फिर RH इक्वल टू 13.6 है। नहीं, वही तो मुझे बताना है, उसका यूनिट अलग करना है ना अपन को यूनिट। आप ये बोल सकते हो कि जब मैं ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जब ना, 13.6। जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे ना अपन, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे अगर, तो फिर ये 13.6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपन जूल्स में लेंगे ना hc by लैम्डा, तो फिर ये जूल्स में आएगा ना, तो अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू चाहिए ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया आपने तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है तो ये भी नहीं है, अगर ये जूल्स में है इलेक्ट्रॉन तो ये वोल्ट भी में joules लेंगे तो 12,400 अपॉन लैम्डा। बिल्कुल, फिर तो एनर्जी अपन को पता है, कोई मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। देखते जाओ धीरे धीरे अपन आ रहे हैं ना उसी पे, सर तो फिर सब अगर चीजें कंपाइल हमें करूंगा ना। सर तो अगर हमें वो RH वाली एक्सप्रेशन की जगह हम इसे यूज करके फिर वो 12,400 बाय लैम्डा से हम लैम्डा निकाले तो सर नहीं क्या वो लेकिन चल? लेकिन बेटा वो क्या ना, वो सिर्फ एनर्जी था कि वेवलेंथ मुझे गिवन है तो एनर्जी कितना है। अब वेवलेंथ मुझे गिवन होना चाहिए, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर ड्रॉप कर रहा है तो इसका वेवलेंथ मुझे गिवन है, तो आप बता दोगे कि एनर्जी डिफरेंस कितना है, वो भी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में, कि आप मुझे वेवलेंथ दे दो कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पर ड्रॉप करता है तो वेवलेंथ कितना इमिट करता है, तो अपन कहेंगे कि उसकी एनर्जी जो होगी वो ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, समझे ना? ओके सर, यस सर। तो अगर आप वेवलेंथ दे दो हमें, हम एनर्जी बता देंगे, एनर्जी दे दो डिफरेंस वेवलेंथ बता देंगे। मैं 1 मिनट, मतलब इसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्रेशन की, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखना चाहते हैं कि वो एक्सप्रेशन है क्या, RH में कैसे बनाया आपने, तो इसको हटा दूं। Yes, sir. चलो अब इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, अपन इसमें ज्यादा लिख के अपन कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, देख अपन को पता है एनर्जी ऑफ द शेल्स होता है -1/2 kZe² अपॉन r, तो पहले अपन एनर्जी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन दैट इज -1/2 kZe² और r होता है n² h² इंटू 4π² kZe² है, ये होता है r। अगर अपन इसे कैंसिल कर लें, ये 2 गया, ये 2 गया, इसके अलावा कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, मतलब एनर्जी का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया। द एनर्जी एक्सप्रेशन इज दैट इज 2 माइनस लिख लें पहले अपन, -2 k² z² e⁴ π² है डिवाइडेड बाय n² h², ठीक है? अपन ने कहा देख भाई, अगर अपन लोअर शेल की बात करेंगे तो ये NL है, उसके अलावा अपन देखेंगे तो देखना Z के और H के N के अलावा बाकी सब अपन को कांस्टेंट दिख रहा है, सबके वैल्यू अपन को पता है कि A का वैल्यू 9 × 10⁹, E का वैल्यू 1.60 × 10⁻19, पाई का वैल्यू पता है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, H 6.626 10⁻−34, सब पता है अपन को। तो फिर अपन कहेंगे एक काम करो, इसमें EL लिख लो लोअर शेल के लिए, तो EL विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है, इसको NL करोगे और क्या कर दोगे, तो और EH माइनस, अब इसमें EL अगर मैं लिखूंगा, मैं थोड़ा एक्सप्रेशन का छोटा कर रहा हूं, EL अगर लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 k² z² e⁴ π² m NL² और h², ये आ जाएगा EL। और EN क्या आएगा, तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें आप क्या लिख दोगे EH के लिए, तो अपन कहेंगे इसको H लिख लोगे NL की जगह, बस यही तो करोगे।
तो अपन क्या करेंगे, EH माइनस EL कर लेते हैं, वैसे ही तो किया था आपने वहां। तो EH क्या होगा, माइनस 2k² z² e⁴ m और पाई स्क्वायर, ये होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, NH² इंटू H², ये आ गया मेरे पास EH माइनस माइनस ऑफ 2k² z² e⁴ m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NL² माइनस N² H² आ जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास। अब अपन कहेंगे भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बाकी सारे पार्ट को कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन में क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे 2k² z नहीं लेता हूं कॉमन, e⁴ m पाई स्क्वायर, z को मैं रखता हूं ऐसे z² और Z डिवाइडेड कॉमन। बाय h² ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने कॉमन, z भी लिया। ओके ओके सर। तो अपने पास ये आ गया डेल्टा E, ये एनर्जी डिफरेंस आ गया। यहां पर क्या बचा अपने पास, इसको मैंने EL को पहले लिखा तो NL² माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना, 1/NH²। ये लो भाई, अब अपने पास क्या आ गया, इसको लिखते हैं hc/λ, लिख सकते हैं ना hc/λ। तो ये हो गया हाँ, सर। अपने पास 9 2k⁴ e⁴ m पाई स्क्वायर अपॉन h² इंटू z², 1/NL² माइनस 1/NH²। ये hc को इधर मल्टीप्लाई करो, व्हाट आई गॉट, 2k² e⁴ m पाई स्क्वायर, ये है अपने पास, डिवाइडेड बाय h³ इंटू c। लो भाई ये है RH का एक्सप्रेशन, इसमें इन कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 109678। यही फॉर्मूला बनाया था ना रिट्ज ने और रेडबर्ग, उसने रेडबर्ग ने ना। यस सर। लो भाई ये अपने पास पता है। Yes, sir. तो अपन को इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बताया, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि RH के एक्सप्रेशन में h³ आता है, बाकी किसी एक्सप्रेशन में h³ नहीं आता, e⁴ और h³ और नेगेटिव साइन। सर हाँ बोलो। सर वहां पर हमने EH माइनस EL लिया है सर, तो अगर मैं इसे स्विच कर दूं सर तो एक माइनस का साइन आएगा ना सर, तो उससे अगर मैं करूँ तो सर वो NH पहले आएगा नहीं, सर, हम लेकिन वैसा फिर लिखें। NH थोड़ी, अगर आप फिर आपने देखो, आपने बड़े वैल्यू से जनरली छोटा वैल्यू माइनस करते हैं ना, यस बड़े सर। वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो जब इधर छोटे वैल्यू से बड़ा वैल्यू माइनस करोगे तो इस तरफ भी नेगेटिव आएगा, हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। तो कैंसिल होगा ना। इसलिए अपन वही करते हैं ना जो अपन को पता है जब पहले से, तो क्यों करना, गड़बड़ क्यों करना। यस सर। RH का एक्सप्रेशन आ गया, हमें हाँ RH के सर। एक्सप्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप मार्जिन से ऊपर लिख लो कि RH का एक्सप्रेशन क्या होता है, ताकि आप जब भी पढ़े, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है अपने पास तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है कैलकुलेट कैसे करते हैं RH का एक्सप्रेशन, लेकिन हमें RH की जरूरत नहीं है, कोई ड्राइव करने के लिए नहीं पूछने वाला अपन से, तो अपन सिर्फ लिख लेंगे कि RH का एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको लिख के अपन छोड़ देंगे, हमें भी उसके वैल्यू से मतलब है 109678 पर सेंटीमीटर। सर यहाँ अब कांस्टेंट डाल के ये वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल, ये सारे कांस्टेंट डालेंगे तो अपन सेंटीमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। तो जनरली तो अपन MKS सर में एक लिखते हैं डाउट ना। था सर, बोलो। सर एनर्जी में वो हम माइनस साइन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सभी शेल का एनर्जी, 13.6। भाई सभी शेल का एनर्जी नेगेटिव होता है ना, अपन ने कैलकुलेट किया था ना लास्ट टाइम, हाइड्रोजन हीलियम सभी कैलकुलेट किए थे, सारे शेल का एनर्जी नेगेटिव होता है, बिकॉज सभी शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होता है। ओके ओके, हाँ अंडरस्टूड। अब इसको सर अगर मीटर्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सर 1.09678 into 10⁻⁷। मीटर में लिखेंगे तो 1.09 इंटू 10⁵ तो हो गया सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो मीटर में अगर लिखेंगे तो 1.09 इंटू कितना 10⁷ ही हो जाएगा यस सर। पर मीटर। यस सर। सर बड़ा वैल्यू कैसे हो सकता है मीटर का?
सर 3 होगा ना 5? हाँ सर, 10⁻7 तो सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया है ना? बोलिए बारिकला। सर तो पर अपन सेंटीमीटर। अबे पर सेंटीमीटर है ना, देखना जैसे x पर सेंटीमीटर है तो अपन लिखेंगे x बाय सेंटीमीटर ना, पर सेंटीमीटर। तो ये होगा x बाय, अपन को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से, 1/100 है ना? तो अपन इसको डिवाइड बाय 100 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मीटर में को कन्वर्ट कर दिया अपन ने सेंटीमीटर को। तो अपन क्या करेंगे, दिस बिकम्स 100x डिवाइडेड बाय मीटर, ऐसे बन जाएगा। समझ गए ना क्या किया अपन ने? यस सर। ठीक है, तो वो उतना ही होगा, 1.09 इंटू 10⁻7 ही होगा। सबको समझ में आया? सर अब डाउट। मत कीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है, आप इसको तो देख लो। सर डाउट। बोलो। सर वो स्पेक्ट्रम से पास करने से पहले जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ग्लास ट्यूब में, हाँ तब इलेक्ट्रिसिटी भी कंट्रोल्ड रखना पड़ेगा ना, मतलब नहीं तो इलेक्ट्रॉन सब पूरे बाहर निकल जाएंगे सेल से। बाहर, लेकिन ट्यूब से बाहर थोड़ी जा पाएंगे। नहीं सर, मतलब वो शेल्स थोड़े सेल से जंप करने की जगह पूरा मतलब उससे अलग ही हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, राइट ना, मतलब बहुत सारा अगर अपन देंगे तो, लेकिन 1 मोल के बराबर है ना, इसलिए बहुत ज्यादा वैसे नहीं हो सकते वो, है ना? 1 मोल से बाहर थोड़ी जा सकते हैं, मतलब 1 मोल है ना। सर मतलब जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में 10,000 वोल्ट पास किए थे, हाँ, तो तो उतना इसमें उतना ज्यादा नहीं किया होगा, तो। इसमें थोड़ा कम होगा। इसको हटाऊं क्या मैं? ओके सर। ये तो मैंने लिखने के लिए मना किया था भाई। सर वेट, अरे नहीं हुआ अभी तक। लिखा तुमने? लिख रहा हूँ। अरे यार, ये लिखने के लिए तो मना किया था, इसको नहीं लिखना था बेटा, वो मतलब फालतू में अननेसेसरी कॉपी और भरी हुई दिखेगी। मैंने इसलिए तो मना किया था कि मत लिखो इसे, लेकिन तुम लोग मतलब नहीं मानोगे तो क्या करूंगा मैं, बताओ। इसको हटाता हूँ, ये तो कन्वर्जन है। मैंने कहा था सिर्फ आरएच का वैल्यू आप ये लिख लो, बाकी छोड़ दो, कि वो कॉपी भरी हुई दिखेगी तो जब पढ़ने का मन नहीं करता यार, इतना कौन पढ़े ऐसे लगता सर सबने नहीं लिखा है। है। नहीं लिखा? अच्छा, सबने नहीं लिखा है। नो कुछ सर। लोग, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है तो उनको लिखने देते हैं अपन, ठीक है। अच्छा देख, अब क्या हो रहा है, आ, हो गया, सबसे हो गया। अब बाकी जिससे नहीं आया वो ये रिजल्ट लिख ले, अपने आप कैलकुलेट करेगा। वो कभी पूछेंगे तो है नहीं, तो फालतू में मतलब तुम लिख के अननेसेसरी अपने आप को परेशान और करोगे यार, कि इतने बड़े बड़े इक्वेशन आंसर लिखवाते रहते हैं, है ना? मैंने तो सिर्फ ये बताया कि यार अपन को पता तो रहे कम से कम कैसे आता है ना? अच्छा अब देखो क्या करते हैं, है ना? अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि जैसे इन एटम, अब अपन थोड़ा सा एप्लीकेशन, इन हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट शेल है तो ये ग्राउंड स्टेट होगा, n = 1, इसको अपन ग्राउंड स्टेट। इसकी एनर्जी अपन को पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन को सेकंड शेल भी पता है, थर्ड शेल भी पता है, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, 10th शेल तक जा, वो शेल का कोई नंबर एंडिंग नहीं होता। यहाँ पर न्यूक्लियस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपन को पता है कि इसका एनर्जी आपने बताया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये -0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपने मुझे बताया। यस सर। बिल्कुल ऐसे ही आपने, मैं ज्यादा मतलब अपन ने काफी कुछ कैलकुलेट कर रखा है और अपन ने इजी फॉर्मूले भी बना रखे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर अपन हीलियम आयन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें तो अपन लिखते हैं इसका ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5 6, इसमें भी एडिशन है। हमें पता है कि भाई इसका भी n = 1, ये ग्राउंड स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ एंड स्टेट। इसकी एनर्जी -13.6 है, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अपन को पता है, वो कैलकुलेशन से अपन ने कैलकुलेट भी किया, क्योंकि इसका जितना एनर्जी होगा सेकंड शेल का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सेकंड शेल की एनर्जी आएगी। इसका जितना एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट का, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई z² से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एनर्जी आएगी। ये अपन ने पढ़ा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एनर्जी आएगी, ऐसे अपन ने लिख रखा है ना, 51 ऐसे। अपन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से, उसकी फिफ्थ शेल की एनर्जी है, तो अपन को 2 पॉइंट ऐसे 16 या 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे मिल जाएगा। ये अपन ने पढ़ रखा है, और कैलकुलेशन में कैसे अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या न्यूक्लियस देखो, किसी भी एटम के लिए ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर मैं आपको इन शेल का काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा तो आप कहोगे प्लस में लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्लास। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन को यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लाइक दैट वी कैन राइट एक्साइटेड। और अपन कहेंगे ये, जैसे अपन कभी कभी डी एक्साइटेशन भी पढ़ते हैं कि फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है और डी एक्साइटेशन करेंगे तो बताओ कहां जा सकता है, तो अपन कहेंगे फोर्थ में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो n = 2 हो गया, n = 3 हो गया, n = 4 हो गया, n = 5 हो गया, n = 6। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है तो मैं कहूंगा इसको कितना एनर्जी चाहिए, तो अपन कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर दो और प्लस में लिखो। तो बताओ कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो अपन कहेंगे पता है मुझे, डेल्टा E = 12400 डिवाइड बाय लैम्डा। लो भाई, इस वैल्यू को यहां रखो और कैलकुलेट कर लो लैम्डा, ये लैम्डा चाहिए। लेकिन ये कहां से आया, तो फिर अपन को ये वैल्यूज याद होने चाहिए क्या? नहीं, अपन ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? अपन कहेंगे ये वैल्यू कैसे आई, तो अपन कहेंगे इसका एनर्जी मुझे पता है, इसका एनर्जी तो E2 - E1 कर लेता हूं। -13.6 तो कॉमन होता है, Z में हाइड्रोजन हो गया, 1/n1² - 1/n2²। n2 इज अ हायर शेप, तो यहाँ पर डेल्टा E कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 13.6 लिखूंगा, माइनस लिखा मैंने, इनटू Z हो गया 1 मेरे लिए, और E हो गया 1/1², लोअर शेल 1/2²। मैंने इसको कैलकुलेट किया इन दोनों एनर्जी को, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 13.6 इनटू आ गया मेरे पास, ये एलसीएम ले लूंगा, 1/4 है ना, 4 - 1 मतलब 3/4। मैंने इसको कैलकुलेट किया, आई गॉट -3/10 पर। ये ले भाई आंसर, मैं कैलकुलेट भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दो शेल के बीच में एनर्जी गिवन है तो मुझे शेल के नंबर पता होंगे, या मुझे एनर्जी पता है तो, या फिर मुझे एनर्जी डिफरेंस पता है। दो शेल के बीच में अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस गिवन है तो इसका मतलब है अगर एक शेल दे दो मैं जो दूसरा शेल बता दूंगा, और अगर वो शेल का नंबर पता है तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा कि किस एटम की बात कर रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि मैं हाइड्रोजन के लिए आपको क्वेश्चन, मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी बनाऊंगा। मैं तो कहूंगा एक हाइपोथेटिकल एटम है, हायर शेल इसका n = 5 है, लोअर शेल इसका n = 2 है, मेरी मर्जी। इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो मेरी मर्जी, मैं कहूंगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्ट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। बताओ कौन सा एटम? ठीक है, Z कैलकुलेट कर लेता हूं। डेल्टा E आपने कितना दे रखा है, यहाँ पर डेल्टा E आपने मुझे दे दिया कितना, 30। 30 = 13.6 इंटू Z² इंटू 1/, लोअर शेल ये 2² हो गया, 1/5²। लो भाई मेरे पास आंसर आ गया। किस एटम की बात कर रहे हैं? तो ये सर एटम, आपने, बोलो बोलो। नहीं सर हो गया सर। तो मेरा मतलब ये, अब मेरा क्वेश्चन होगा क्या Z का वैल्यू इंटीजर आना जरूरी है? नहीं, आपने कहा था हाइपोथेटिकल एटम, तो मेरा भी हाइपोथेटिकल एटम है, वो Z का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हमें क्या भाई, आपने कहा कि वो हाइपोथेटिकल एटम है,
तो हाइपोथेटिकल है, हमें क्या फर्क। अब ये वैल्यूज में आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपन को अगर याद है तो और भी अच्छा है। इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर याद है तो भी अपन को अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, ये डिफरेंस एनर्जी फर्स्ट शेल के रिस्पेक्ट में बढ़ती जा रही है, लेकिन बिटवीन द टू शेल एनर्जी कम होती जा रही है। इन दोनों के बीच में 10.2, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा है 10.5। मतलब दो सेल के बीच में एनर्जी बहुत कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट कि ऐसा नहीं होता कि मतलब ये ऐसे इंडिकेट कर रहा है मुझे, ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता होगा इन दोनों के बीच। उसके बाद इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कम होता जाता होगा। वो क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस में इसका एनर्जी डिफरेंस और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, मतलब गैप ज्यादा होता है। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है, मतलब डिफरेंस डिस्टेंस कम होता होगा इन दोनों में। इसमें तो और भी कम हो गया, मतलब उसमें और भी कम होता होगा। मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो छोटा होता है, वो छोटा होता है। इट विल बी, वो इंडिकेट कर रहा होगा। क्यों? हम तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और जो अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस, वो डिफरेंस वैल्यू से पता चल रहा है। भाई इसका, सर इस इलेक्ट्रॉन का इससे अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का इससे अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन का इससे अट्रैक्शन 12.2 का था, इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन 12.1 का है, तो 10.2 तो यहीं पर है। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला डिफरेंस, ये सिर्फ 10.2 की जगह 1.9 का डिस्टेंस उसके बीच। बोलो। सर जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंस कम होता जाता है, तो एक स्टेज पे आके तो डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन अपन उसको जीरो तो नहीं बोल पा रहे ना। लास्ट एटम, वो लास्ट ऑर्बिट होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे भाई? डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो रहा है, कम थोड़ी हो रहा है, बंद थोड़ी हो रहा है। सर बट आपने सर बोला मतलब था वो ना कि 0.00018 हाँ, ऐसा तब कुछ भी आप आएगा। ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। आप ये थोड़ी कह रहे कि वहां नहीं है। सर बोलो। ओके सर। सर आपने बोला था ना कि ऑर्बिट्स मतलब अभी तक कोई काउंट नहीं कर पाया, बट सर अगर अनलिमिटेड रहता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर देंगे। हाँ, तो इसलिए अपन प्रोबेबल रेडियस कैलकुलेट करते हैं ना एटम का, प्रोबेबल रेडियस। अपन ये नहीं करते ना कि एग्जैक्ट रेडियस क्या है, इसलिए तो अपन प्रोबेबल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब अगर कोई पूछेगा मुझसे कि सर देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और वो अगर सेकंड शेल तक ड्रॉप करेगा तो बताओ कितनी एनर्जी इमिट कर, कितना उसका वेवलेंथ क्या होगा? ठीक है, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और इसका वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n(l) मतलब लोअर शेल 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ले लो, इससे कैलकुलेट करके बताओ। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है किसी भी, और ये आपकी मर्जी, आप इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लो और उसको वेवलेंथ कर, मतलब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना आता है। तो कुछ क्वेश्चंस हो जाए, लिखो पहले, आप ये लिख लो, मैं आपको क्वेश्चन देता सर वो 1 बाय वेवलेंथ होगा ना? हूं। हाँ बिल्कुल, 1/λ ही लिखा है वो मैंने। अच्छा, लैम्डा लिख दिया यार, वो इधर स्पेस की वजह से ऐसा 1/λ ही होगा। अच्छा, मैं ये वाला हाइपोथेटिकल वाला पार्ट हटा दूं, क्योंकि अपन हाइपोथेटिकल तो अपन ऐसे कुछ अभी नहीं करने वाले, लेकिन मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ हाइपोथेटिकल में, कोई बड़ी बात नहीं। बट हमें तो एक बात पता है, आप चाहे ये फॉर्मूला बताओ या ये फॉर्मूला, हमारा कैलकुलेशन ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल से दूसरे शेल में जाता है तो उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है कि उसने कितना एनर्जी एक्सचेंज किया, और अगर उसका वेवलेंथ पूछोगे तो या तो इससे कैलकुलेट कर लूंगा, नहीं तो इसी को ऐसे कर 12400 डिवाइड।
सर बोलो। सर वो RH वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें हाँ। यूनिट क्या आएगा? RH वाले फॉर्मूले में ये 1/λ है ना, तो पर सेंटीमीटर आएगा ना यूनिट। अब Z का कोई यूनिट तो होता नहीं है, ना ही नंबर ऑफ द शेल का, तो फिर किसका यूनिट लिखें? RH के लिखना पड़ेगा। अब RH को अगर पर सेंटीमीटर में लोगे तो लैम्डा सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि 1 था। तो RH को अपन जनरली मीटर में ले लेंगे, ताकि लैम्डा अपना मीटर्स Okay. में, राइट ना। सर एमस्ट्रॉन्ग में दिया होगा तो उसको चेंज करना है। तो फिर मीटर को कन्वर्ट कर देंगे एमस्ट्रॉन्ग में, पर लिख लेंगे भाई कितना मीटर कितना एमस्ट्रॉन्ग होता है, तो कैसे बताना है? और सर वो -13.6 वाला जो उसमें जूल्स में आएगा था, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो लिखा ही था, तो क्या किस लिखा? पक्का ना? आपके जो भी डाउट्स हैं सब पूछने Yes, अपन sir. को। सर क्वेश्चंस हाँ, बोल रहा वहाँ हूँ ना, पर पहले एक बार रुक तो जाओ तुम लोग कि हाँ ठीक है, अब आप क्वेश्चन बोल सकते हो। सर सर वो वहाँ E2 माइनस E1 में प्लस आएगा ना, हाँ ई सर टू प्लस माइनस E1 में 13.6। कोई फर्क इधर ना, हाँ तो अपन ने लिखा ना, इधर प्लस था ना, वो नेगेटिव चार्ज फिर अपन ऐसे ही बस फॉर्मूला लिखने के लिए कर लेते हैं, उसको कर ही दो ना प्लस, अपन ने प्लस कर लिया, प्लस ही बताओ। तो क्वेश्चन बोल दूं? यस सर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the wavelength of electron when it drops from sixth shell to second shell, sixth shell to second shell, sixth shell to second shell in helium ion, second shell in the helium, second shell in the helium, in the helium. सर वो 12 1 to 400 से जब डेल्टा ई डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एनर्जी को जूल्स में होना पड़ेगा ना।
कैलकुलेट किया सर लास्ट है। सर अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 7 आ रहा है मीटर। सर अप्रोक्सीमेटली 1020 एंगस्ट्रॉम है। 1020 एंगस्ट्रॉम यूनिट का 1020 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मुझे लग सर रहा है। हाँ बोलो। 10 to the power 7 मीटर। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। डेल्टा सर ई विल बी, 6.41 देख लेता into हूँ। 10 to the डेल्टा power ई 11। इज इक्वल टू, तुमने कहा हीलियम है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर मतलब हो जाएगा सेकंड, और 1/6 स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 13.6 into 4 into 36 हो जाएगा, और ये 36 - 4 हो जाएगा। तो सर मेरे पास वेवलेंथ आया, पूछा है ना आपने? हाँ तो बताऊंगा ना, तुम देखते तो जाओ। मतलब करना कैसे था अपन तो वो देख रहे हैं ना। सर वो 13.6, 1 by वेवलेंथ वाला डायरेक्ट नहीं हाँ नहीं कर सकते? रुको ना, बताता हूँ देखो तो। ये 32 डिवाइडेड बाय 4 into 36 आया। 4 मैंने कैंसिल कर लिया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास डेल्टा E इज इक्वल टू होता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है जो एंगस्ट्रॉम यूनिट में है। तो मैं इसको, E तो मेरे पास है 13.6 into 32/36, ये मेरे पास है। तो मैं E है सर वो मेरे पास, 32/36 को और रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन मतलब उसका टेंशन नहीं लो तुम लोग कि सर जो लिख रहे होंगे लिखने तो दो अपन को, क्या आप तो आंसर बताओ कैसे। तो अपन इसको क्या करेंगे, लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ गया मेरे पास। अब आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, या आपकी मर्जी जो कन्वर्ट करना है कर लेना। ठीक है, तुम कह रहे थे 36, और इसको सर एक बार चेंज कर लो। तो मैं 36 मतलब ये 16, और इसको लिख लेता हूँ 18 टू 36। तो मैं इसको कर सकता हूँ 4 2 ना, 2 8 जा 16 to 9 जाए। तो मेरे पास यहाँ पर लैम्डा आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू, मुझे लिखना था 12400 डिवाइडेड बाय 8 into 9 को ऊपर लेके जाऊंगा, और 13.6 ये आ गया। तो मैं क्या करूंगा, ये 12400 डिवाइडेड बाय 13.6 into 9/8 अगर लिखूंगा, तो 9/8 को मुझे पता है 1.1 के आसपास, और 1.1 का मतलब हो गया 12400, और उस इंटू 1.1 कर देता हूँ। तो डिवाइडेड बाय कर लेते हैं अपन 13.6। अपन इसको क्या कर लेते हैं, 13.6 को अब अपन डिवाइड कर लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो अपन अगर चेक करें तो अपना आंसर 12400, इसको 1.1 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बड़ा जल्दी मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है आप ऐसे करोगे और फिर आप 12400 लिखो। तो मैं इसको 00461 ऐसे लिखूंगा। तो ये मेरे पास आ गया 136400, 13.6। मेरे ख्याल से डेसिमल लगा दूं डेसिमल, बोलो 10⁴ होगा। इसका मतलब है मेरे पास आंसर आया 1000 एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब है 10⁻7 -7 मीटर। अब इसमें देना है, ये इसमें देना है तुम्हारे। हाँ बोलो बोलो बोलो, सर 1020 एंगस्ट्रॉम 1020 20 हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, आंसर क्योंकि ये 4 वाला पार्ट जो है ना, अपन इसके आगे लिखते नहीं ना 13.6 के आगे, हो सकता है वो 4 हो। अब ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो इसमें 10-20 तो बढ़ ही सकता है। सर अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो हुआ। हाँ अरे यार, उसको बोलना था ना, छोड़ना, अपन को क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा अपना आंसर तो एकदम बिल्कुल 1000 के आसपास आ रहा है ना एंगस्ट्रॉम में। तो मुझे लगता है कि इससे सॉल्व करेंगे तब भी ठीक है अपने लिए। अब तुम चाहते थे कि नहीं सर मैं तो इससे सॉल्व करूंगा, करो। RH is 109 या 1.09 into 10 to the power of 7 पर मीटर ले लिया, into Z is 2 to the power of 2, और ये आएगा अपने पास 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। हाय आशा, राइट। तो इसमें आप 1/लैम्डा लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1.09 into 10 की पावर 7
और पर ये मेरे पास 1.1 है 4 into 32/36 आता है, ये लो। और ये 1 by lambda is equal to 1.09 into 10 to the power of 7 into 4, ये 4 9 या 36 ही होता है, तो मैं ये 4 तो कैंसिल हो गया था, राइट ना? सर तो अपने पास 32/36 कैसे हुआ? अब ये हो तो गया ना, इधर से कैलकुलेट करके दिख तो रहा है, वो भी कैलकुलेट कर पाएगा क्या? हाँ जी भैया मेरे, बोलो। 8/36 आ रहा है। ठीक है, ओके सर, Z² ओके है सर, ना। समझा। Z² को आपने ये कर दिया, अंदर ले लिया। ठीक है। वही चीज तो यहाँ की थी जो यहाँ कर रहे हाँ थे, सर, इसकी वो जगह देखा बस नहीं ये था लिखा हुआ मैंने। है, समझा ना? ठीक है बेटा, चलेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, 32/36, बस तूने वही गलती की होगी इसलिए गड़बड़ा रहा होगा। तो ये अपने पास 8/9 आ रहा है। ले भाई अपना आंसर आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास ये है, तो अपन क्या करते हैं, 9 into 10 to the power of -7 डिवाइडेड बाय, अपन क्या कर लेते हैं इसको, 8 into 1.09 आता है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट नियरली 9। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को नियरली 9 आ जाएगा। तो अपने पास ये आया 9 into 10 की पावर 7 एंड दिस इज नियरली 9, तो अपन बोल सकते हैं ना 10 की पावर -7। ले भाई आप बोलो। यस सर। सर वो 10 टू द पावर, वो जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें वो हाँ 10 टू द पावर 4 था ना, तो नेक्स्ट स्टेप पे वो 1000 एंगस्ट्रॉम क्यों हुआ? 10 की पावर 4 था, ये अपने पास 13600 और उसमें एक जीरो हटेगा भी, तो एक जीरो और 4, तो अपन ने 12 पॉइंट किया था ना और 1.1 से मल्टीप्लाई किया था, तो एक डेसिमल भी तो लगाएंगे, तो एक डेसिमल जाएगा तो 10 की पावर 3 आएगा। ओके सर। ले भाई अपने पास आंसर, समझ में आया सबको? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट the wavelength of photon, the wavelength of electron when it jumps from the ground state to the third state, when it jumps from the ground state to the third excited state, when it jumps from the ground state to the third excited state in hydrogen, ground state to the third excited state in hydrogen. सर सेम आ रहा है आंसर।
सर 970.55 एमस्ट्रॉन्ग। लो भाई अपना आंसर आ गया, कोई मतलब अपने पास एक आंसर, बाकी लोग भी आंसर दो। सर मुझे सेम आ रहा है। चलो भाई सेम आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही होंगे। सेम मतलब वो सर 10⁻⁷ आ रहा है। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ चिल्ला सर रहा है? 850 है अप्रोक्स अप्रोक्स। अच्छा अच्छा ठीक है, 850 अप्रॉक्स बोल रहा है वो अपन को। चलो भाई ठीक है, अपने पास एक और क्वेश्चन आया। अब ना अपन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, अपन थोड़े और सर कंसेप्ट। इसमें हम डायरेक्ट वो फोर्थ शेल माइनस ग्राउंड शेल ले सकते हैं। हाँ आपकी आपकी मर्जी, बिल्कुल फोर्थ शेल अरे माइनस लो ना, वही करूंगा मैं। और वेवलेंथ ही तो पूछा है मैंने, वेवलेंथ पूछा है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, 1/λ। और भी अच्छा है, बिल्कुल 1.09 10 की पावर 7 इंटू जेड, तो आपने 1 ही दे रखा है, 1/1² माइनस 1/4²। 4² क्यों? क्योंकि आपने क्या दे रखा था मुझे क्वेश्चन में, एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्सर सर 486 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। चल देख लेते हैं, मेरे ख्याल से 486 बिल्कुल करेक्ट है। नैनोमीटर्स? नहीं सर, अरे एमस्ट्रॉन्ग। तो देख लेते हैं, 1.09 इंटू 10 की पावर 7, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 है, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, तो 15/16 हो गया आपके पास। आपने 4 बोला था 1/λ थर्ड। 1.09 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 15/16, इसको लिखूंगा मैं तो लिखूंगा दैट इज 16 ऊपर जाएगा। आपने थर्ड बोला था शायद। थर्ड एक्साइटेड बोलो स्टेट ना मतलब थर्ड एक्साइटेड फोर्थ स्टेट। ऑर्बिट ना। ओके ओके। तो ये अपन को इतना आ रहा है राइट ना? क्यों भाई, इतना आ रहा है? सबने चूज किया ना सही? बोलो बोलो बोलो। सर वो डायरेक्ट फोर्थ शेल माइनस थर्ड शेल क्या, तो वो वाला स्टेप भी दिखा सकते हैं, मतलब वो वाला मेथड। सबसे पहले मैंने एनर्जी से किया और फिर वेवलेंथ निकाला। पहले एनर्जी से, हाँ सर। सर तो भी पहले यही एन आएगा। देख आंसर में डिफरेंस नहीं आता, इसको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद 9 पॉइंट कितना आ रहा है अपना आंसर? 9.784 तो into 10 अपना to the आंसर power आ रहा है -8. 0.978 आ रहा है, 0.978 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये थोड़ा बढ़ जाएगा यार 16 के आसपास, देखना जरा। 9 पॉइंट नहीं आ सर सकता, 9 बहुत बड़ा होता है। बोलो बोलो, जो भी बोलना है बोलो। अगर किसी को डाउट है तो वो बोलेगा। आ रहा ना 0.978, तो इसको अपन कर देते हैं 978 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। तो 978 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख दूं? हाँ हाँ सर। yes sir. हाँ सर मुझे 972 आ रहा हाँ सर 972 आ रहा है। सिर्फ 9 आई एम स्ट्रॉन्ग। 9 कैसे आएगा, सिर्फ 9 नहीं आ सकता। सॉरी 900 एम स्ट्रॉन्ग, सॉरी क्या बोल रहे नहीं 900 नहीं चलेगा, 900 लिखोगे तो गलत। सर हम्म सर मैंने 9.784 into 10 to the power -8 फाइनल आंसर लिखा, चलेगा ना? देखो भाई विवान, घर में सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, है ना? अच्छा देखो, सर वैसे लिखा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। इससे अगर आपका आंसर 970 से लेके 980 तक कोई भी आंसर चलेगा। विवान इसको चुप करो, मतलब म्यूट करो अपने आप को। छोटा बच्चा तुम्हारे क्लास में सर आप ही म्यूट कर दीजिए।
पीके वोल्टेज होगा। मुझे लग रहा है इसको ध्यान करना, म्यूट करना। एमएल का रिवर्स स्पीड है ना एक हाँ, तो अपन ऐसे भी कर सकते थे, इसको डेल्टा ई से भी बता सकते थे अपन। 13.6 इंटू जेड तो 1 स्क्वायर था, और ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, अपन इससे भी कैलकुलेट कर सकते। तो 13.6, लेकिन फिर अपन को लैम्डा भी कैलकुलेट करना पड़ता ना इसमें, तो 15/16 होता, फिर अपन लैम्डा कैलकुलेट कर लेते, दैट इज 12400 डिवाइड बाय ई करते अपन। तो ये तो अपने पास क्या था, दैट इज 13.6 इंटू 15, और उधर अपन 16 ऐसे करना। यस सर। यस सर। तो मैंने वैसे किया तो भी चलेगा, लेकिन इसमें भी यार आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ सर, सर इससे डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। चलेगा ना, तो भी आपका आंसर आएगा बेटा। सबको समझ में आया? अब ये देखना, अगर मान ले अपन इसको कैंसिल भी करें तो ये 1.1 के आसपास है। 1.1 से अगर मल्टीप्लाई भी करें तो इसको अगर 1. ये थोड़ा सा 1.1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब इट विल बी अराउंड 16/17 कितना आएगा, 1.06 आएगा। अपन थोड़ा तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 1 पॉइंट और 1 बचा तो 0 0 100 तक जाना पड़ेगा, तो 6 ऑब्वियसली बात है 90। तो अपन को पता है कि ये 13.6 से थोड़ा सा कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन को पता था 1.1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते ना, एग्जैक्ट 13.6 हो रहा था, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा 1000 से कम कर। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सर फोर्थ शेल की वैल्यू मुझे पता है। देख, अब अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं सर देखो आप एक बार बताओ, मुझे पता तो है कि ये क्या होता है, ये -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं और उसको ऐड, उसको क्या कर देता हूं भाई, 13.6 ले वेवलेंथ लेता हूं, वाला माइनस फॉर्मूला। माइनस करता हूं 0.85, राइट ना, और इज इक्वल टू यस कर सर। देता हूं 12400 और डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लो मेरा आंसर आ गया। करो, मैंने कब बोला, आपकी मर्जी। सर एक और क्वेश्चन दे। एक और दे दूं? सर एक डाउट है बोलो। सर, जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है हायर हाँ, शेल से लोअर शेल में, तो वो मतलब ऐसे ही एनर्जी देता है या फिर फोटोन रिलीज करता है? फोटोन के फॉर्म में एनर्जी। ओके सर। बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो एक और हो जाए। यस सर। तो चले। लिखो, मैं तो लेकिन थोड़ा सा सोचने के लिए दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, लिखो व्हाट ट्रांजिशन, रुको रुको रुको, व्हाट ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन ही देख लेते अपन कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे बताना है, अभी एक्सप्लेनेशन करना है। लिखो द व्हाट ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन शोज। मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ ले रहा हूँ। व्हाट ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन शोज, what transition the electron shows when it drops from the higher shell, when it drops from the higher shell when it drops from the higher shell to the lower shell, when it drops from the higher shell, और higher shell का नंबर देता हूं, third excited state, higher shell the third excited state to lower shell, which emit the photon of wavelength, which emits the photon of wavelength
which emits the photon of wavelength 486 nanometers, which emit the photon of wavelength 486 nanometers. मैंने आपको क्वेश्चन में कहा है हायर शेल मेरे पास फोर्थ गिवन है, लोअर शेल मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करना है, और इसमें एटम मेंशन नहीं है, मतलब 100% अपने आप अज्यूम कर लेंगे। अगर एटम मेंशन नहीं है तो आप क्या अज्यूम कर लोगे? हाइड्रोजन एटम, ठीक है? तो इन हाइड्रोजन एटम नहीं तो लिख लो उसमें इन हाइड्रोजन एटम, ताकि मतलब आपको जब रिवाइज करोगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अगर कभी एटम मेंशन नहीं है या बोर एटम लिखा तो हमेशा वो हाइड्रोजन एटम होगा। बोर का नाम आया और अपन ने हाइड्रोजन एटम अज्यूम कर लिया, अगर अपन को एटम मेंशन नहीं, तो अपन को ये कैलकुलेट करना है कि वो इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉप कर रहा है यहां से यहां तक, उसका लैम्डा मुझे गिवन है 486। मुझे ये बताना है कि फोर्थ शेल से वो किस शेल में ड्रॉप कर रहा है, वेवलेंथ गिवन है। फोर्थ शेल से वो किस शेल में ड्रॉप, सर सेकंड शेल है वो, लोअर शेल। ठीक है?
हाँ सर, सेकंड शेल आ रहा है। आ गया? मैं करूं? अरे यार तुमने बहुत टाइम लगा। 1.09 into 10 की पावर 7 हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपन को कैलकुलेट करना है, माइनस 1/n2 स्क्वायर आपने 16 दे रखा है, राइट ना? ठीक है, 1/लैम्डा करना है। लैम्डा मुझे गिवन है, कितना गिवन है मुझे? तो लैम्डा मुझे गिवन था 486, तो 486 into 10 to the power of minus meters, 1.09 into 10 की पावर 7। अब इसको कैलकुलेट करता हूं तो 16 माइनस n1 का स्क्वायर, 16 n1 स्क्वायर, n ही लिख लेते हैं n1 को। अब इसको इधर ले आते हैं तो अपन ऐसे कर लेते हैं, 1/486 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 10 की पावर -9, तो इधर 10 की पावर 9 कर देता है ना, ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई 1.09 into 10 to the power of 7 हो जाएगा। 16 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 16 n1 स्क्वायर। मतलब क्लियरिटी रखो, मतलब कैलकुलेशन जब करोगे ना ऐसे, मतलब राइटिंग थोड़ी दिखनी चाहिए अपन को अच्छी से। तो कुछ बच्चे होते हैं उसमें समझ में नहीं आता कहाँ क्या लिखना चाहते हो आप, नेगेटिव साइन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव साइन कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये अपन ने कैंसिल किया, मेरे पास 100 बचा, ये मल्टीप्लाई किया, इसको 1.1 कर लो तो अपने पास 486 और 1.1 से मल्टीप्लाई, तो 486 मतलब सर 486 520 से 530 के बीच में कुछ आएगा। चलेगा ना, अपन कैलकुलेट इसको 1.1 कर लेते हैं अपन, है 1.1 अज्यूम कर लेते हैं। 1.1 अज्यूम करूंगा तो 8 और 6 ना 14, इधर 8 और 12 534.6। लो भाई 534.6 आ गया अपने पास, तो 534.6 आ रहा है अपने पास, दैट विल बी, है ना, 100 डिवाइडेड बाय 536.4 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 16 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इसका सर वो मतलब 534.6 जो है उसको हाँ। थोड़ा कम करेंगे ना, और नहीं अपन देख लेते ना, अपन मतलब कुछ गड़बड़ होगा तो अपन करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे अपन कम थोड़ा। मतलब आप चाहते हो कि मैं इसको 530 कर दूं, कर दूंगा, क्योंकि वो 1.09 था, तो लो भाई अपन ने कैंसिल किया और इजी हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर 1.09 को 1.1 किया था, तो आप चाहते हो थोड़ा सा तो कम कर लो, कर दिया। अब इससे ज्यादा नहीं करते हैं ताकि अपना आंसर थोड़ा ठीक ठाक आए, अपन को कैंसिल करना था, कैंसिल कर लिया। अब 10 n स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि अपन को एक बात पता है कि जो n का वैल्यू आएगा वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए अपन थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो चलेगा। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 53 into 16 माइनस 53 n स्क्वायर। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो 63 n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 53 into 16 का, तो n स्क्वायर मेरे पास आ गया 53 into 16 डिवाइडेड बाय कर लूंगा मैं 63। अब अपन को ये पता है कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, अपन इसको कैंसिल करें जैसे, तो क्या ये वैल्यू अपने पास 9 आएगा क्या? तो अपन कहेंगे सर 9 तो नहीं है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अपन अगर कैलकुलेट करेंगे 53 और 63 को, तो अगर मैं इसको 16 कर लूं, अगर मैं इसको 64 कर लूं, तो 64 से मैं इसको 4 टाइम्स ले जा सकता हूं, और इसको 4 टाइम्स डिवाइड करने का मतलब है 4 1 जा 4, और कितना आएगा अपने पास 13 ना, तो 4 3 जा 12, 13 आ रहा है मेरे पास, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो ये n स्क्वायर है। तो n का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? n का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास? ये यार कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने, एक बार चेक करो 2 ना। आ रहा है। सर n स्क्वायर 4 आ रहा है। सर शायद से आपने उस 16 ये माइनस ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है, ये गायब है। ये मल्टीप्लाई करना था अपन को, इनटू 16 भी तो है इधर, है ना भाई, इधर 16 n स्क्वायर रहेगा ना,
तो 160 n स्क्वायर है ये। वही मैं सोच रहा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्योंकि फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। हाँ, तो ये तो अपन ऐड कर लेंगे भाई, ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा उधर ऐड करने से। सो 160 और 53 ऐड कर देते हैं, तो 3 और 5 11 और 1 213। तो 213 n स्क्वायर इज इक्वल टू 53 इंटू 16 आ गया। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 53 इंटू 16 कर देते हैं अपन, तो डिवाइड बाय अपने पास 213। सर 53 और 213 को 4 से कर सकते हैं ना? इसको 4 से ऑलमोस्ट 5 4 जा और 3 4 जा 12। हाँ बिल्कुल, लो भाई, लो भाई, आपका आंसर आ गया। सर मैंने भी ऐसे किया। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सर ही तो मैंने करेंगे। वो एनर्जी वाले से किया सर, मेरा भी 4 आ रहा है। सर अगर एनर्जी वाले से हम करोगे, अच्छा तुमने एनर्जी वाले से किया तो पहले सर तो उसे आपने, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। अच्छा पहले, हाँ तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4860 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया। यस सर। बिल्कुल सही। सर अभी हमें पता है कि ये 486 नैनोमीटर है, तो उसको मीटर में कर दिया और फिर उसको मतलब HC बाय वो करके एनर्जी निकाल लिया। और अपन को एनर्जी तो सारे वैल्यू याद है, वैसे तो पता मैं हाँ क्या सर। करता, मुझे अगर तो तो कैलकुलेट करना चाहिए पता। थर्ड शेल में कौन से शेल का वो करेंगे जो डिफरेंस उतना हाँ, कुछ मैं क्या करता, मैं तो ऐसे कर लेता, मुझे डेल्टा ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव होता तो मुझे पता है हायर सेल 4 है, मतलब 13.6 3.4 1.51 और 0.84, 0.8। ये इन दो इसका डिफरेंस लूंगा ना तो 13.6 होगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है 12400 डिवाइड बाय, मैं लैम्डा आपने दे रखा था 4860, ये तो हटा दिया। अब मैं अगर इसको कैंसिल करता ना इससे, तो 4 3 जा 12, तो 3 का डिफरेंस आ रहा था, मेरा आंसर आ गया, उतना ही आ रहा है। हाँ सर। सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो आप ये अबे, कैसे? इतना सारा कैलकुलेट किया और वहां एक लाइन में पूरा कर दिया आपने। देखना, अपन को पता था ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है, ये शेल 4 है। यस सर। मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता था कि इन दोनों का डिफरेंस तो 12.75 आएगा। इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा है इसको डिवाइड यस सर। तो मैं कहूंगा फिर इन दोनों का डिफरेंस तो करने का, इसको डिवाइड करके इन दोनों का डिफरेंस का नंबर आ रहा है ओके सर। 486 और 12.4, इन दोनों के डिफरेंस का नंबर आ रहा है। समझ में आया ना? यस सर। तो अपन को एनर्जी पता Yes. चल गया, जब हमें सारे वैल्यूज याद है तो मैं इतना सब कैलकुलेट क्यों करूंगा, इतना सब कैलकुलेट तब करूंगा जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे, जो कि मैं आपसे सब्जेक्टिव पेपर लूंगा। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर प्रॉब्लम बस वही है कि मॉर्निंग वाले बैच वाले ही कर पाएंगे, क्योंकि फिर अपने पास टाइम का ही प्रॉब्लम होगा थोड़ा। बाकी सब्जेक्टिव पेपर जरूर होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है नहीं तो मेरे जैसे तुक्का लगाओगे, तुक्का मतलब शॉर्टकट मारोगे हमेशा, ठीक है ना, कि वैल्यूज अपन को पता है, फिर अपन को क्यों सॉल्व करना है इतना सारा। तो उससे क्या होता है ना, फिर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया नहीं होता, और थोड़ा ज्यादा सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट भी अच्छा होता है। चल ठीक है, अब मुझे मेनली एप्लीकेशंस पे आना है। जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया है, अब इसके एप्लीकेशन मतलब अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो जब हमने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ये जो स्पेक्ट्रम अपन को मिल रहा था, मैंने इसको ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सो व्हेन दिस हाइड्रोजन द लाइंस, अपन ने जब मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस ये आ रहे थे, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कुछ और ही हो गया। यार अपनी क्लास का टाइम हो गया क्या? हाँ सर। अरे यार बड़ी जल्दी हो गया आज तो टाइम। चलो नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन होंगे, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है।